तो स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्षा और उनके प्रकार। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहें दोस्तों। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, तभी हमको दोस्तों खुशी होगी, तभी हम नई नई वीडियो बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों अधिकतर अपने चैनल पे हम देखते हैं कि चैनल पे दिखाता है दोस्तों, उस पर 98% ऐसे लोग वीडियो वॉच करते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। केवल 2% लोग ऐसे वीडियो वॉच करते हैं जो चैनल सब्सक्राइब किए हैं। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, बस 1 सेकंड का काम है, आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले वर्षा के बारे में समझते हैं और फिर उनके प्रकार देखेंगे, प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों वर्षा वर्षा के बारे में समझते हैं कि वर्षा है क्या। ठीक है, तो समुद्रों, झीलों आदि का जल सूर्य ताप से गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर उठता है, इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी समुद्रों या झीलों, तालाबों का जो पानी है जब गर्म हो जाता है तो भाप बन के ऊपर उठता है, तो इसको कहा जाता है वाष्पीकरण। ठीक है, यह वाष्प जल ऊपर वायुमंडल में जाकर ठंडा होने लगता है। ठीक है, जो वाष्प है दोस्तों वो ऊपर उठता है और वायुमंडल में जाके ठंडा होने लगता है, जिससे इसमें संघनन की क्रिया होने लगती है। ठीक है, और मेघों का निर्माण होता है। मेघों का मतलब दोस्तों बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, जो तालाब है, नदी है, इनके पानी जो है दोस्तों अधिक गर्मी होने के कारण वाष्प बन के ऊपर उड़ जाती है। फिर उसके बाद ऊपर जाने के बाद दोस्तों ये ठंडा हो जाती हैं, तो बादलों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, और जब यही बादल का निर्माण कर लेते हैं तो बड़े बड़े बूंद के रूप में हो जाते हैं दोस्तों, तो फिर ये नीचे गिरने लगते हैं, तो इसी क्रिया को वर्षा कहा जाता है। ठीक है, और अगर वर्षा का प्रकार देखा जाए दोस्तों तो वर्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार के। ठीक है, पहला संवहनीय वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा और तीसरा चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग दोस्तों एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है संवहनीय वर्षा। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। देखिए जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके संपर्क में आने वाली हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। ये उठती हवाएं ही संवहनीय हवाएं कहलाती हैं। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर ये हवाएं ठंडी हो जाती हैं। जब इनका तापमान वायुमंडल के तापमान के बराबर हो जाता है तो संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे काले कपासी वर्षीय मेघों का निर्माण होता है, जिससे तेज वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों समझने का मतलब इसमें है कि जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है, यानी जब धरती बहुत गर्म हो जाती है, तो उसके संपर्क में आने वाली हवाएं जो हैं वो भी गर्म होकर ऊपर उठती हैं। ठीक है, फिर ये उठती हुई हवाएं जो चलती हैं इनको नाम दिया गया है संवहनीय हवाएं। ठीक है, और ये जब बहुत ऊंचाई पे जाती हैं तो ये ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, और ठंडी हो जाती हैं जब ये इनका तापमान वायुमंडल के तापमान के बराबर हो जाता है। ठीक है, जब ये ऊपर उठती हैं हवाएं दोस्तों जो गर्म होके, ठीक है, तो जब इनका तापमान वायुमंडल के बराबर हो जाता है तो फिर ये बादल बनना शुरू कर देती हैं। ठीक है, यानी बहुत घने बादल, काले बादल, जिनको कपासीय बादल के नाम से भी जाना जाता है। कपासीय मतलब दोस्तों कपास की खेती के लिए इनका जो वर्षा होता है वो फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इनको कपासीय बादल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में जब ये बहुत काले घने बादल हो जाते हैं तो फिर ये वर्षा बहुत तेज़ी से करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको संवहनीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार की वर्षा भूमध्य भाग से में अधिक होती है। ठीक है, यानी संवहनीय वर्षा जो है दोस्तों ये ज़्यादातर भूमध्य रेखीय भाग जो हैं उसके आसपास उधर ही ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे जल तेज़ी से वाष्पित होकर ऊपर उठता है। दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक घनघोर वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, तो यानी संवहनीय वर्षा अधिकतर कहाँ पे होती है, जो भूमध्य रेखा है दोस्तों उसके पास। ठीक है, जैसे हमने बताया था ऐसे पृथ्वी है और ये रेखा जो है ये भूमध्य रेखा है, तो इसके आसपास जो है संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, इधर क्योंकि यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण बहुत गर्मी होती है और पानी है जो जल्दी गर्म होता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, तुरंत बादलों का निर्माण करता है, फिर बहुत घनघोर बारिश होती है। ठीक है, तो इसको संवहनीय वर्षा कहा गया है। उसके बाद में अगला है पर्वतीय वर्षा।
इसको समझते हैं। जब जल वाष्प से लदी हुई गर्म वायु के मार्ग में कोई पर्वत या अवरोध आ जाता है तो ऊपर उड़ती हुई हवा ठंडी हो जाती है, जिससे उसमें जल वाष्प का संघनन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वर्षा होने लगती है, जिससे पर्वतीय वर्षा कहा गया है। यानी दोस्तों जैसे बादल हैं, मान लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे ये पर्वत है, ठीक है, मान लेते हैं ये पर्वत है, उसके बाद बहुत ऊंचा पर्वत है दोस्तों। तो जो ये है दोस्तों, जब बादल बन जाते हैं तो ये ऐसे चलना शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं ऐसे जा रहे हैं दोस्तों, तो ये पर्वत से टकराएंगे। ठीक है, पर्वत से टकराने के बाद ऐसे ऊपर हो जाते हैं। तो ऊपर होने के बाद में ये सभी आपस में जब एक इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत ही सघन रूप में ये बादलों का निर्माण हो जाता है, जिससे वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि जल वाष्प से लदी हुई गर्म वायु के मार्ग में कोई पर्वत या अवरोध आ जाता है तो ऊपर उड़ती हुई हवा ठंडी हो जाती है, जिससे उसमें जलवाष्प का संघनन हो जाता है। इसके बाद वर्षा होने लगती है। दोस्तों वही जैसे हमने समझाया कि मान लेते हैं ये पर्वत है और इधर से हवाएं आ रही हैं दोस्तों, गर्म हवाएं, तो ऐसे आती हैं पर्वत से टकरा के ऐसे ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, तो ऊपर जब जाती हैं तो ये जो है ठंडी हो जाती हैं और जल वाष्प जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत घने बादल का निर्माण कर लेती हैं, फिर वो वर्षा करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको पर्वतीय वर्षा कहा गया। पर्वतीय वर्षा का मतलब यही है कि पर्वतों के कारण, क्योंकि अगर पर्वत ना होता दोस्तों तो ये हवाएं सीधे चली जाती, पर्वतों से टकराने की वजह से ये ऊपर उठ जाती हैं ऐसे। उसके बाद वहाँ पे बादलों का निर्माण होता है, क्योंकि जो गर्म हवाएं हैं वो ठंडी हो जाती हैं, तो फिर वहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद यह वर्षा उन्हीं क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ पर्वत श्रेणी समुद्र तट के निकट तथा उसके समांतर हो। विश्व की अधिकांश वर्षा इसी रूप में होती है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये वर्षा जो है कहाँ होती है ज़्यादा, जहाँ पे समुद्र के किनारे पर्वत हैं। तो जैसे भारत है दोस्तों, ऐसे अगर देखा जाए भारत का नीचे, तो इधर भी समुद्र है, इधर दो भी समुद्र है, तो इसके किनारे भी ऐसे महाराष्ट्र से होके ऐसे देखेंगे आप तो पर्वत आए हैं, फिर इधर से आए हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से मानसून उठता है दोस्तों तो यहाँ पर्वतों से टकराकर इस एरिया में जो बारिश होगी उसको पर्वतीय वर्षा कहा जाएगा। इस साइड में जो मानसून से इधर पर्वतों से टकरा के वर्षा होगी उसको कहा जाएगा पर्वतीय वर्षा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। उसके बाद में यहाँ देखिए क्या दिया है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है। जिस पर्वतीय ढाल पर वर्षा होती है उसे वर्षा पोषित या पवनाभिमुख क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे पहाड़ों की जितनी ऊंचाई होगी उसी के हिसाब से वहाँ पे वर्षा भी अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि बादल जो है टकरा के उस पार नहीं जा पाएंगे बल्कि ऊपर जाएंगे, तो जिससे ज़्यादा बादल हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे अधिक वर्षा होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या कहा गया, जबकि विमुख ढाल पर वर्षा नहीं होती है। विमुख ढाल का मतलब इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। मतलब जैसे पर्वत है दोस्तों ये, ठीक है, तो यहाँ पे बात आया है विमुख ढाल पर वर्षा नहीं होती। विमुख ढाल मतलब इस साइड में, जब इधर से बादल आएंगे दोस्तों तो ऐसे ही टकरा के ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ पे बादलों का निर्माण करेंगे, फिर बारिश होगी। लेकिन इस साइड तो बादल आ नहीं पाएंगे तो यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, क्योंकि इधर बारिश नहीं होगी तो इसको जहाँ बारिश नहीं होगी उसको कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, अगली है चक्रवातीय वर्षा। तो जब दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी और गर्म हवाएं आपस में टकराती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है, इसी वाताग्र के सहारे गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है और संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, इसका कहने का मतलब दोस्तों जैसे मान लेते हैं इधर से गर्म हवाएं आ रही हैं। ठीक है, इधर से गर्म हवाएं आ रही हैं और इधर से ठंडी हवाएं आ रही हैं, यही कहने का मतलब। तो जो गर्म हवा है दोस्तों इसके ऊपर चली जाती हैं, जब दोनों टकराती हैं तो गर्म हवाएं इसके ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि गर्म हवा जो है दोस्तों वो हल्की होती है तो ऊपर ही जाएगी। तो इधर से गर्म हवाएं आ रही हैं और इधर से ठंडी हवाएं, तो जब दोनों टकराती हैं तो गर्म हवाएं इनके ऊपर चली जाती हैं। उसके बाद में वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसके बाद बादलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर ये बारिश होती है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया चक्रवातीय वर्षा। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए दिया है, इस तरह की वर्षा अधिकांश शीतोष्ण कटिबंध में होती है। इस प्रकार की वर्षा में
संघनन मंद गति से होता है, इसलिए ये विस्तृत क्षेत्र में दीर्घकालिक तक रहती है। ठीक है, यानी इनकी क्रिया जो है दोस्तों बहुत धीरे धीरे होती है, इसलिए ये बहुत लंबे तक वहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, मतलब इनकी प्रक्रिया जो है ये सब बहुत धीरे धीरे होती है दोस्तों, इसलिए इनका क्षेत्र जो है वहाँ बहुत लंबे समय तक ये स्थिर रहते हैं। ठीक है, यही कहने का मतलब है। उसके बाद में यहाँ नीचे दिया है, शीतकाल में भारत में भी पश्चिम से आने वाली चक्रवातियों से उत्तरी भारत में चक्रवातीय वर्षा होती है। ठीक है, यानी शीतकाल में जब ठंडक का सीजन आता है भारत में, तो जो है पश्चिम से आने वाली चक्रवातों से उत्तरी भारत में चक्रवातीय वर्षा होती है। जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे जब वर्षा होती है ठंडक के सीजन में, तो उसको चक्रवातीय वर्षा ही कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यही थे वर्षा से रिलेटेड जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं दोस्तों। मेन रूप से वर्षा के 3 प्रकार हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी खुशी होगी दोस्तों। और इसे सब्सक्राइब करने में दोस्तों बस 1 सेकंड लगता है, ना तो पैसा लगता है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बस 1 सेकंड का काम है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।